हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारे फ्यूल एंड करोजन्स। फ्यूल सेल कौन सी है? हमारी सेकेंडरी सेल जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कौन सी थी भाई? लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल और एक और था फ्यूल सेल जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। फ्यूल सेल्स क्या होती हैं? इन्हें हम H2O2 सेल भी बोलते हैं। कौन सी सेल? H2O2 सेल। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मैथेन, मैथेनॉल एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ऑर्गेनिक, देखो हाइड्रोजन, मैथेन, मैथेनॉल मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन यहाँ पे फ्यूल सेल के अंदर होता है। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। क्या करते हैं ये? डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई? फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स थोड़ा सा अलग है बाकी दोनों सेकेंडरी सेल्स से। यहाँ देखो ये बना हुआ है हमारा फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसको बोलते हैं, H2O2 सेल। इसमें देखो एक पार्ट हाइड्रोजन का है और एक पार्ट ऑक्सीजन का है, जिसको हमने सेपरेट कर रखा है एक मीडियम से, जिसमें हमने क्या डाल रखा है? वाटर के साथ हॉट KOH हमने इसमें डाल रखा है। एक साइड कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। एक साइड कौन सी होगी? रिडक्शन। इधर से निकलती है, यहाँ से डालते हैं हाइड्रोजन गैस और यहाँ से हमने डाली है ऑक्सीजन गैस। और ये पूरा डायग्राम बन गया हमारा कौन सी सेल का? H2O2 सेल का। एग्जाम में कोई भी तुमसे इनका डायग्राम नहीं पूछेगा तो क्या? सिर्फ सेल रिएक्शन। This cell was used for providing electrical power in Apollo space program। ये क्वेश्चन तुम्हारे आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इसमें कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? अभी हमने देखे, एक 1, 2 एंड 3, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इनको सेपरेट करते हैं हम, किससे सेपरेट कर रखा है इनको? कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ। Catalyst like finely divided platinum or palladium is incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction। क्या कह रहा है? यहाँ पे हम प्लैटिनम और पैलेडियम को इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं इनका बेटर क्वालिटी करने के लिए। फ्यूल सेल्स बहुत कॉस्टली सेल होती हैं। इनको कहाँ यूज करते हैं? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर स्पेसिफिकली यूज होती हैं। H2 and O2 gases are then fed into 2 different compartments. They diffuse slowly through the electrodes and react with electrolyte KOH in the central compartment। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे भाई H2 अलग कंपार्टमेंट में होती है, O2 अलग कंपार्टमेंट में होती है और ये फ्यूज होती हैं किसके साथ? हॉट KOH का इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसके साथ ये फ्यूज होके हमारा सेल रिएक्शन देती हैं। यहाँ पे क्या होगा? H2 लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन होगा, O2 राइट साइड है, इसका होगा रिडक्शन। तो अब पढ़ते हैं इसका सेल रिएक्शन। देखो इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है? एनोड पे H2 है, कैथोड पे O2 है। H2 का होगा ऑक्सीडेशन, O2 का होगा रिडक्शन। H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना? वाटर। यहाँ पे O2 का रिडक्शन हुआ, यहाँ क्या बना? OH आयन। इनका ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है? H2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमारी कौन सी सेल है भाई? फ्यूल सेल रिएक्शन। अच्छे से याद रहेगा, एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होता है। Water vapors are produced during the process were condensed and added to the drinking water supply for the एस्ट्रोनॉट्स। अब ये कहाँ यूज होता है भाई? जब रॉकेट में जो एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं, हमारे स्पेस में जाते हैं, वो इस प्रोसेस को यूज करते हैं। वो पानी पीने के लिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं और इसमें जो वाटर वेपर्स बनती है वो वाटर वेपर्स उनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए कंज्यूम होती है। ठीक है। फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री और ये टोटली ऑर्गेनिक होती हैं और टोटली पोल्यूशन फ्री सेल्स होती हैं। कहाँ यूज होती हैं? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज होते हैं।
बहुत प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछने की, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने की। सारी सेल के यूजेस अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो, पर आपको क्या करना है, यूज्ड सेल प्राइमरी सेल होती हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते, और हमारी होती है रीयूज वाली सेल सेकेंडरी सेल्स। उसमें कौन कौन सी पड़ी, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल। ये बात कर ली हमने सारी सेल्स की। अब नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन भाई बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होता है, जंग लगना, जैसे हमारे आयरन में जंग लगती है, ये तो हुआ कोरोजन। अब 12th क्लास के अंदर ये तो कोई नहीं पूछेगा कि कोरोजन क्या होता है, आयरन में जंग लगना, ये कोरोजन, ये क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म होता है, कोरोजन होता कैसे है, लगती कैसे है वो जंग, वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, और इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सुनो, कोरोजन इज डिफाइंड एज द deterioration of a substance because of its reaction with environment due to corrosive metals have a tendency to go back to their combined state। ये क्या बोल रहे हैं, कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाके कोरोजन से रिएक्ट करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाके कंबाइंड स्टेट फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी रखती है, और उसी की वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन यहाँ हो जाता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड बनाता है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काला या ग्रीन जो पड़ता है वो भी क्या होता है, सिल्वर में जंग लगना, डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे के बर्तन आपने जनरली देखे हैं, कॉपर के जो बर्तन होते हैं जनरली उन पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी क्या होती है भाई, काइंड ऑफ कोरोजन ही है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, इट इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये क्या है, एक एसेंशियल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। At a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spot behave as anode। क्या कह रहा है ये भाई, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मेरे पास इतना बड़ा बर्तन है तो यहाँ मान लो ये एक पर्टिकुलर स्पॉट है, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे वो किसी की भी बनी हुई हो, हम यहाँ पे जनरली आयरन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन होता है एंड दैट स्पॉट बिहेव एज एनोड। यहाँ पे जिस भी स्पॉट पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो कैसे बिहेव कर रहा होगा, एज अ एनोड बिहेव कर रहा होगा। ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है उसके मैकेनिज्म का। यहाँ देखो, एनोड पे आयरन हमारे पास प्रेजेंट है, आयरन का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +2 में आयरन यहाँ पे हमारा आ गया। तो फर्स्ट में क्या हुआ, सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पेस ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H आयन। द स्पॉट बिहेव एज कैथोड, ये क्या कह रहा है, पहले जब एनोड पे जो प्रोसेस होगी वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, अब वो जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो दूसरे स्पॉट पे जाके रिएक्ट करेंगे, और जब वो रिएक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे हमारी हो जाएगी कैथोडिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पेस मूव टू मेटल आयन, go to another space on the metal and reduce oxygen in the presence of H ion। अब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है चारों तरफ, वहां पे ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और क्या कर लेंगे, वहां पे रिडक्शन का प्रोसेस कर लेंगे, और वो स्पॉट हमारा कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड वो स्पॉट हमारा बिहेव करेगा। तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, O2 प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, हाइड्रोजन आयन जो मॉइस्चर से हमें मिले हैं, वाटर मॉइस्चर से, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से मिले थे, ये सब मिलके इन्होंने बना लिया वाटर। अब देखो एनोड पे क्या था, आयरन का ऑक्सीडेशन मिला, कैथोड पे क्या है भाई, हमें यहाँ से वाटर मिला। ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, ओवरऑल रिएक्शन देखो, आयरन, ऑक्सीजन और H आयन, ये तीनों का ओवरऑल कॉम्बिनेशन से हमें ये मिले Fe+2 और H2O। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फॉर्मेशन जब होगा, ये कॉम्बिनेशन जब होगा, तब हो जाएगा यहाँ पे कोरोजन।
देखो, Fe+2 ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions. This comes out as a rust in the formation of हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये Fe+2 और ये H2 है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, विच फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसका फर्दर आगे जाके प्रोडक्शन होगा H आयन के अंदर। अब ये जो कोरोजन हो गया, इसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल विथ पेंट और बाय सब केमिकल्स। देखो, अब आयरन के साथ रिएक्शन हो रहा है, अगर उस आयरन को हम कवर कर दें तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे उसको कवर कैसे कर सकते हैं, कोई केमिकल लगा दो, ऐसा केमिकल जो आयरन से और मॉइस्चर दोनों से रिएक्शन नहीं करता हो, और या फिर पेंट कर दो, क्या हो जाएगा भाई, वो कोरोजन से बच जाएगा। एग्जाम्पल, बिस्फिनॉल। टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स लाइक tin और जिंक दैट आर इनर्ट और रिएक्टिव टू सेव द ऑब्जेक्ट। देखो, हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, अभी डी ब्लॉक में हम ये पढ़ेंगे कि जो जिंक होता है रिएक्टिव मेटल नहीं होता, क्योंकि इनर्ट है कंप्लीटली, उसके पास क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर जिंक की कोटिंग भी कर दें उसके ऊपर तो भी क्या हो जाएगा, हम अपने आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम जिंक विच कोरोड इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं भाई, मैग्नीशियम जिंक जैसे एटम्स के एलिमेंट्स के साथ तुम उसको कवर कर दो। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, खुद को चाहे कोरोजन में रख लेंगे, मतलब खुद चाहे कोरोइड हो जाएंगे, पर जो हमारा आयरन है या जो भी हमारा सिल्वर है या कॉपर है उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे कोरोजन से। तो अब इसकी रिएक्शन हमने जो देखी थी वो कैसे देखी थी, ये देखो, ये हमारे पास जो आयरन प्रेजेंट था, आयरन के साथ वाटर ही तो रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बन रहा था। अब अगर इसको हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दे देंगे, इसको प्रॉपर किसी चीज से कवर कर देंगे, चाहे जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे टिन हो, तो इसके ऊपर तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे और कोरोजन होगा ही नहीं। तो कोरोजन कैसे हुआ भाई, आयरन के साथ आयरन ऑक्सीडाइज होता है किसी भी मेटल का, फिर वहां पे आते हैं मॉइस्चर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में बनाते हैं अच्छा खासा वाटर, और आयरन और वाटर मिक्स होके बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड जो कि है हमारा कोरोजन। इसको हमने प्रिवेंशन भी सीख लिया। तो ये हुआ हमारा कोरोजन वाला पार्ट कंप्लीट, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल 3 ही चैप्टर अब हमारे पास बचे हैं। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ते रहना है और हंसते रहना है। थैंक यू।